शाम के करीब 6 बज रहे थे। जोनाथन की ट्रेन 7 बजे स्टेशन से निकलने वाली थी, मगर स्टेशन पर ट्रेन रुके 1 घंटे तक बीत गए थे और अभी तक ट्रेन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। जोनाथन ने अपनी चांदी की घड़ी पर एक नजर डाली। लगभग 8 बजने को थे। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। 1 मई की वो सर्द रात, जब रात के 8 बजे म्यूनिक की सर्द हवाओं को चीरती हुई जोनाथन की ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की। खिड़की के किनारे बैठे जोनाथन को रास्ते में सिर्फ काला अंधेरा और पटरियों के किनारे घने जंगल ही दिख रहे थे, जो बहुत तेजी से पीछे की ओर जा रहे थे। उसे लगा कि सफर मजेदार होने वाला है। अगली सुबह वियना पहुंचने तक उसका मन किसी ऐसे रोमांच से भरा था जिसका शायद उसे अंदाजा भी नहीं था। वैसे तो ट्रेन को सुबह 6 बजे ही पहुंचना था, मगर 1 घंटे की देरी ने उसके सफर में एक नई खामोशी खोल दी। कुछ देर में ट्रेन एक पुराने स्टेशन पर रुक गई। ट्रेन चलने में थोड़ा टाइम था, इसलिए वो सड़कों पर घूमने लगा, मगर स्टेशन से दूर जाने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं देर ना हो जाए और उसकी ट्रेन छूट जाए। इसी डर से वो वापस आ गया। कुछ देर में ट्रेन फिर से पटरियों पर दौड़ने लगी। खिड़की पर बैठे जोनाथन की आंखें दूर तुर्की की सल्तनत के उन पुराने किलों पर गड़ी थीं जो धीरे पीछे की तरफ जा रहे थे। अगली शाम उसकी ट्रेन ठीक समय पर क्लॉसेनबर्ग पहुंची। उसने रात रुकने के लिए होटल रॉयल चुना। रात के खाने में उसे लाल मिर्च में बना एक खास तरह का चिकन दिया गया, जिसे पापरिका हैंडल कहते थे। वो बहुत ही लजीज था। जोनाथन ने सोचा कि जब मैं अपनी मंगेतर मीना से मिलूंगा तो इस डिश की रेसिपी ज़रूर पूछूंगा। उसने वेटर से पूछा तो उसने बताया कि ये यहाँ का राष्ट्रीय पकवान है और कार्पेथियन पहाड़ों में हर जगह मिल जाएगा। वो औरत जर्मन भाषा में कुछ कह रही थी, लेकिन जोनाथन को जर्मन भाषा थोड़ी ही समझ आती थी, इसलिए थोड़ी बहुत जर्मन भाषा बहुत काम आई। उसके बिना शायद उसका काम और भी मुश्किल हो जाता। लंदन में जब वो फ्री था तो मैं ब्रिटिश म्यूजियम गया और ट्रांसिल्वेनिया के बारे में बहुत सारी किताबें और नक्शे देखे। उसे लगा कि जिस रईस आदमी से मिलने में जा रहा हूं, उसके देश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना मेरे लिए बहुत जरूरी था। उसे पता चला कि ये इलाका जिसका नाम उसने लिया था वो ट्रांसिल्वेनिया, मोल्दाविया और बुकोविना राज्यों की सीमा पर कार्पेथियन पहाड़ों के बीच में था। ये यूरोप के सबसे वीरान और कम जाने पहचाने इलाकों में से एक था। उस जगह का सही नक्शा उसे नहीं मिला जहां ड्रैकुला का किला था, क्योंकि उसके ऑर्डिनेंस सर्वे मैप्स की तरह यहाँ के कोई खास नक्शे नहीं थे। पर उसे ये पता चला कि बिस्ट्रिट्स, जहाँ का पता काउंट ड्रैकुला ने दिया था, वो एक जाना माना शहर था। जोनाथन को डायरी लिखने का बहुत शौक था। वो हर छोटे बड़े अनुभव को लिखता था ताकि जब वो अपनी मंगेतर मीना से मिले तो उसे सब कुछ ठीक से बता सके। जिस जगह वो जा रहा था उसने वहाँ के बारे में बहुत से अंधविश्वास पढ़े थे। ऐसा लगता था कि दुनिया के सारे अंधविश्वास कार्पेथियन पहाड़ों में जमा हैं। उसने सोचा, मुझे काउंट से इन सब के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। अगली रात वो ठीक से सो नहीं पाया। हालांकि उसका बिस्तर आरामदायक था, पर उसे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। उसकी खिड़की के नीचे एक कुत्ता पूरी रात भौंकता रहा। शायद उसी की वजह से ऐसा हो रहा था, या फिर वो उस चिकन का कमाल था, क्योंकि उसे पानी की पूरी बोतल खाली करनी पड़ी थी और फिर भी प्यास नहीं बुझ रही थी। सुबह होने से कुछ देर पहले वो सो गया और जब उठा तो दरवाजे पर लगातार खटखटाने की आवाज आ रही थी। इससे उसे लगा कि वो शायद बहुत गहरी नींद में था। नाश्ते में उसे फिर से पापरिका चिकन और मक्के के आटे से बना एक दलिया मिला, जिसे मामा लीगा कहते थे। साथ में मांस से भरे बैंगन की सब्जी थी, जिसे इम्प्ले तापास कहते थे। ये भी बहुत स्वादिष्ट था। उसे जल्दी जल्दी नाश्ता करना पड़ा क्योंकि ट्रेन लगभग 8 बजे रवाना होने वाली थी। हालांकि जब वो 7:30 बजे स्टेशन पर पहुंचा तो उसे 1 घंटे से ज्यादा ट्रेन के अंदर ही बैठना पड़ा, क्योंकि वो चली ही नहीं। फिर कुछ देर में ट्रेन चलने लगी।
पूरा दिन ट्रेन एक बहुत ही खूबसूरत जगह से गुजरी। कभी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर छोटे छोटे शहर और किले दिखते जैसे पुरानी किताबों की पेंटिंग्स में होते हैं। कभी कभी ट्रेन नदियों और नालों के पास से गुजरती जिनके किनारों पर चौड़ी पथरीली जगह होती थी। इससे लगता था कि यहाँ बहुत तेज बाढ़ आती है। हर स्टेशन पर लोगों के झुंड थे। कभी कभी तो बहुत भीड़ भी होती थी और सब अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे। कुछ किसान तो बिल्कुल लंदन के किसानों जैसे ही थे, जिन्होंने छोटे जैकेट और गोल टोपी पहनी हुई थी। मगर कुछ लोग बहुत ही अजीब से थे। औरतें दूर से तो खूबसूरत दिखती थीं, मगर पास जाने पर वो कमर से थोड़ी अजीब सी थीं। उनके सारे कपड़े सफ़ेद आस्तीन वाले थे और उनकी बड़ी बड़ी कमर पे बहुत सारी पट्टियां लटक रही थीं, जैसे कोई बैले डांसर हो। उसने ऐसे लोगों को भी देखा जो बाकी सबसे ज्यादा जंगली लग रहे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी चरवाहे जैसी टोपियां, ढीले और गंदे से सफेद पजामे, सफेद लिनन की शर्ट और 1 फुट चौड़े भारी चमड़े के बेल्ट पहने हुए थी, जिन पर पीतल की कीलें जड़ी हुई थीं। वो अपने ऊंचे जूतों में पजामे को अंदर किए हुए थे और उनके बाल काले और लंबे थे। उनकी बड़ी बड़ी काली मूछें थीं। वो देखने में बहुत ही आकर्षक थे, मगर उनका पहनावा देखकर कोई भी डर जाए। स्टेशन पर वो डाकुओं का एक ग्रुप लग रहे थे। जब वो बिस्ट्रिट्स पहुंचे तो लगभग अंधेरा हो चुका था। ये एक बहुत ही पुरानी जगह थी। ये लगभग सरहद पर थी, क्योंकि बोर्गो पास से ही बुकोविना का रास्ता शुरू होता था। इस शहर ने बहुत ही तूफानी इतिहास देखा था। 50 साल पहले यहां कई बार आग लगी, जिसने 5 बार बहुत तबाही मचाई। 17वीं सदी की शुरुआत में यहां 3 हफ्तों तक घेराबंदी चली, जिसमें 13,000 लोग मारे गए। लोग युद्ध, भुखमरी और बीमारी से मर रहे थे। काउंट ड्रैकुला ने उसे गोल्डन क्रोन होटल में जाने के लिए कहा था। वो एक पुरानी सी इमारत थी। वो यहां के हर रिवाज को देखना चाहता था। ऐसा लगा कि उसका यहां आना पहले से ही तय था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा तो एक हंसमुख सी बूढ़ी औरत, जो वहां के पारंपरिक कपड़े पहने हुए थी, उसके सामने आई। उसके सफेद कपड़ों पर एक लंबी दोहरी एप्रन थी जो बहुत कसी हुई थी। जब जोनाथन उसके करीब पहुंचा तो उसने झुककर कहा, तुम जोनाथन हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं जोनाथन हार्कर हूं। वो मुस्कुराई और अपने पीछे आ रहे सफेद कमीज पहने एक बूढ़े आदमी को कुछ कहा। वो गया और तुरंत एक चिट्ठी लेकर वापस आ गया। उसमें लिखा था, मेरे दोस्त, कारपेथियन के पहाड़ों में तुम्हारा स्वागत है। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आज रात अच्छे से सोना। कल 3 बजे बुकोविना के लिए एक गाड़ी रवाना होगी। उसमें तुम्हारे लिए जगह पहले से ही रखी हुई है। बोर्गो पास पर मेरी गाड़ी तुम्हारा इंतजार करेगी और तुम्हें मेरे पास ले आएगी। मुझे उम्मीद है कि लंदन से तुम्हारी यात्रा अच्छी रही होगी और तुम मेरे इस खूबसूरत देश में अपने रहने का आनंद लोगे। तुम्हारा दोस्त ड्रैकुला। जब उसने मकान मालकिन से पूछा कि क्या वो काउंट ड्रैकुला को जानती हैं और उसके किले के बारे में कुछ बता सकती हैं, तो उसने और उसके पति ने क्रॉस का निशान बनाया और कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। उन्होंने आगे बात करने से मना कर दिया। गाड़ी के चलने का वक्त बहुत करीब था, इसलिए उसके पास किसी और से पूछने का वक्त नहीं था। यह सब बहुत ही रहस्यमयी और परेशान करने वाला था। जब जोनाथन जाने के लिए बाहर निकला ही था तो वो बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? ओ साहब, क्या तुम्हें जाना ही होगा? जब जोनाथन ने उसे बताया कि उसे तुरंत जाना होगा क्योंकि काम बहुत जरूरी है, तो उसने फिर से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? उसने जवाब दिया, आज 4 मई है। उसने अपना सिर हिलाया और फिर से कहा, आज सेंट जॉर्ज डे की शान है। क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे दुनिया की सारी बुरी शक्तियां आजाद हो जाएंगी? और क्या तुम्हें पता है कि तुम कहां जा रहे हो और क्या करने जा रहे हो? वो इतनी परेशान थी कि जोनाथन ने उसे शांति देने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ।
आखिर में वो जॉनथन के पैरों में गिर पड़ी और मुझसे भीख मांगी कि मैं ना जाऊं, कम से कम 1-2 दिन रुक जाऊं। ये सब बहुत अजीब था, मगर उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि उसका काम जरूरी था और वो किसी भी चीज को अपने काम के बीच में नहीं आने देना चाहता था। उसने उसे उठाया और पूरी गंभीरता से कहा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, आप प्लीज हटिए। तब वो उठी और अपनी आंखें पूंछीं और उसने अपने गले से क्रॉस निकालकर जॉनथन को दिया। जॉनथन को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। फिर भी एक बूढ़ी औरत जो इतना अच्छा सोच रही थी, उसे मना करना अच्छा नहीं लग रहा था। उस औरत ने वो माला जॉनथन के गले में पहनाई और कहा, तुम्हारी मां की खातिर, और कमरे से बाहर चली गई। वो अभी भी कोच का इंतजार कर रहा था और वो क्रॉस की तावीज अब भी उसके गले में लटक रही है। उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। तभी दूर से आती हुई कोच दिखी। वो रही कोच। जब वो कोच पर चढ़ा तो ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं था। उसने देखा कि वो होटल की मालकिन से बात कर रहा था। जॉनथन देख सकता था कि वो साफ तौर पर उसके बारे में ही बात कर रहे थे। वो लोग बीच बीच में जॉनथन की तरफ देखते और कुछ लोग जो बाहर बेंच पर बैठे थे और कुछ लोग अपने घरों के दरवाजों को खोलकर बस जॉनथन को ही देखे जा रहे थे। ये सब देखकर जॉनथन का मन बेचैन हो रहा था। उनमें से ज्यादातर लोग जॉनथन पर तरस खा रहे थे। जॉनथन कुछ ऐसे शब्द सुन रहा था जिनका मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। भीड़ में कई देशों के लोग थे, इसलिए उसने चुपचाप अपनी डिक्शनरी निकाली और उन शब्दों का मतलब देखा। और जब उसे उन शब्दों का मतलब पता चला तो उसका मन पहले से ज्यादा बेचैन हो गया। उनमें से कुछ शब्द थे भेड़िए, शैतान, पोकोल, नरक। मैं काउंट से इन अंधविश्वासों के बारे में जरूर पूछूंगा। जब कोच चली तो सराय के दरवाजे के पास की भीड़, जो अब काफी बढ़ चुकी थी, सबने क्रॉस का निशान बनाया और जॉनथन की तरफ 2 उंगलियां दिखाईं। उसने बड़ी मुश्किल से उसके बगल में बैठे दूसरे यात्री से पूछा कि इसका मतलब क्या है। उसने पहले तो जवाब नहीं दिया, मगर जब उसे पता चला कि जॉनथन अंग्रेज है तो उसने बताया कि यह बुरी ताकतों से बचने का एक तरीका है। यह जॉनथन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो एक अनजान जगह एक अनजान आदमी से मिलने जा रहा था और यह सब हो रहा था। मगर जैसे जैसे कोच आगे बढ़ी, जॉनथन के दिमाग में डर निकल गया, क्योंकि रास्ते का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। इन हरी भरी पहाड़ियों के बीच से रास्ता जाता था, जिसे यहाँ मिटल लैंड कहते हैं। रास्ता कभी घास के घुमावदार मोड़ों में खो जाता तो कभी पेड़ों के झुंडों के पीछे छिप जाता। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था, मगर कोच फिर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। जॉनथन को समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी किस बात की थी, मगर ड्राइवर साफ तौर पर बोट पुंट पहुंचने के लिए बेताब था। वैसे तो ये गर्मियों में रास्ता बहुत अच्छा होता है, मगर सर्दियों की बर्फ के बाद अभी इसे ठीक नहीं किया गया था। इस मामले में ये कारपेथियन पहाड़ों के दूसरे रास्तों से अलग था, क्योंकि ये एक पुरानी परंपरा थी कि इन रास्तों को जानबूझकर बहुत अच्छी हालत में नहीं रखा जाता था। मिटललैंड की हरी भरी पहाड़ियों के परे कारपेथियन पहाड़ों की विशाल ढलानें खड़ी थीं। उनके दाएं और बाएं ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे, जिन पर दोपहर का सूरज पड़ रहा था। इससे इस खूबसूरत जगह के सारे रंग खिल रहे थे। चोटियों की छाया में गहरा नीला और बैंगनी रंग, जहां घास और चट्टानें मिली हुई थीं, वहां घास और भूरा रंग दिख रहा था। कहीं कहीं पहाड़ों में दरारें दिख रही थीं, जहां से जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, गिरते हुए झरने की चमक दिखी। जब हम एक पहाड़ी के तल से मुड़े और एक ऊंची बर्फ से ढकी चोटी दिखी, जो हमारे नागिन जैसे रास्ते पर बिल्कुल हमारे सामने लग रही थी। जैसे जैसे हम अपने रास्ते पर आगे बढ़े और सूरज हमारे पीछे और नीचे जाता गया, शाम की परछाइयां हमारे चारों तरफ फैलने लगी। कहीं कहीं पर कोच ऐसे लोगों के पास से गुजरी जो दिखने में थोड़े अजीब से लग रहे थे, मगर जॉनथन ने देखा कि सड़क के किनारे बहुत सारे क्रॉस थे, और जैसे ही वो उनके पास से गुजरे, जॉनथन के बगल में बैठे यात्रियों ने क्रॉस का निशान बनाया। रास्ते में उन्हें घर लौटते किसानों का एक झुंड दिखा। उन्होंने अपनी लंबी लाठी भाले की तरह लिए हुए थे, जिसके आखिर में कुल्हाड़ी लगी थी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, ठंड और बढ़ रही थी और अंधेरा पेड़ों की छाया में घुल रहा था। कभी कभी पहाड़ इतने खड़े होते थे कि हमारे ड्राइवर की जल्दी के बावजूद घोड़े धीरे धीरे ही जा पाते थे।
जोनाथन उतरकर पैदल चलना चाहता था, जैसा कि वो घर पर करता था, मगर कोच वाले ने बिल्कुल नहीं सुना। नहीं नहीं, आपको यहाँ पैदल नहीं चलना चाहिए, कुत्ते बहुत खतरनाक हैं। कुछ देर बाद जब अंधेरा हो गया, इसलिए सामने का रास्ता देखना मुश्किल हुआ, तो उसने कोच रोकी और पीतल की लैंटर्न को कोच के आगे टांग दिया। जब अंधेरा हो गया तो जोनाथन को छोड़कर कोच में बैठे बाकी यात्रियों को कुछ बेचैनी सी होने लगी और सभी एक एक करके ड्राइवर से बात करने लगे, जैसे उसे और तेज चलने के लिए कह रहे हों। ड्राइवर अपनी लंबी चाबुक से घोड़ों को बेदर्दी से मारने लगा और उन्हें तेज चलने के लिए चिल्लाने लगा। वो पुरानी सी कोच अपने चमड़े के स्प्रिंग पर एक तूफानी समुद्र में तैरती नाव की तरह हिल रही थी। जोनाथन को उसके सीट के पास जो भी मिला, उसने उसे कसकर पकड़ लिया। फिर रास्ते के दोनों तरफ पहाड़ कोच के दोनों तरफ और करीब आने लगे। वो लोग बोर्गो पास में दाखिल हो रहे थे। एक एक करके कई यात्रियों ने जोनाथन को तोहफे दिए, जिन्हें उन्होंने इतने प्यार से दिया कि वो मना नहीं कर सका। ये तोहफे बहुत ही अजीब और अलग तरह के थे, मगर हर किसी ने इसे सच्चे दिल और दया के साथ दिया। एक यात्री कोच के किनारे से अंधेरे में झांकने लगा। वो बार बार कोच से बाहर आसमान की ओर देख रहा था। उसकी इस हरकत ने जोनाथन को बेचैन कर दिया। मगर तभी दूर भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दी और ड्राइवर ने घोड़े रोक दिए। वो लोग उस सुनसान जगह पर आ गए थे जहां से बग्घी उसे काउंट के पास ले जाने वाली थी। जोनाथन ने एक नजर सामने के कच्चे रास्ते पर देखा तो वहां कोई गाड़ी नहीं थी। तभी ड्राइवर ने कहा, 1 घंटा पहले पहुंच गए। फिर वो जोनाथन की तरफ मुड़ा और जर्मन में बात करने लगा। अभी तक यहां कोई गाड़ी नहीं आई है, ठंड भी बढ़ती जा रही है, बताओ क्या करना है। जब वो ये कह रहा था तो घोड़े हिनहिनाने और भड़कने लगे और इतनी तेजी से आगे बढ़े कि ड्राइवर को उन्हें रोकना पड़ा। फिर दूर सामने उस कच्चे रास्ते पर एक बग्घी आती हुई दिखाई दी। बग्घी देखकर लग रहा था कि ये किसी रईस आदमी की है। घोड़े कोयले की तरह काले थे और बहुत ही शानदार थे। उन्हें एक लंबा आदमी चला रहा था जिसकी लंबी भूरी दाढ़ी थी और एक बड़ी काली टोपी थी और एक गद्दीदार सीट पर वो बैठा था। उसने एक काली टोपी पहन रखी थी जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। जब वो जोनाथन की तरफ मुड़ा तो वो बस उसकी बहुत चमकदार आंखों की चमक दिख सका जो लाटेन की रोशनी में लाल लग रही थी। उसने कोच के ड्राइवर से कहा, मेरे दोस्त, आज तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। ड्राइवर ने हकलाते हुए जवाब दिया, अंग्रेज साहब को जल्दी थी। बग्घी वाला मुस्कुराया और लालटेन की रोशनी उसके सख्त दिखने वाले मुंह पर पड़ी, जिसके होंठ बहुत लाल थे और दांत नुकीले थे जो चांदी की तरह चमक रहे थे। जोनाथन ने देखा कि उसके आसपास दूसरे यात्रियों ने अपनी 2 उंगलियां निकाल के क्रॉस का निशान बनाया। मुझे साहब का सामान दो, बग्घी वाले ने कहा, और जोनाथन का सूटकेस बहुत ही तेजी से बाहर निकाले गए और बग्घी में रख दिए गए। बग्घी वाले ने जोनाथन के हाथ को स्टील जैसी पकड़ से थामकर उसे नीचे उतरने में मदद की और बिना एक भी शब्द बोले उसने अपनी लगामें खींची। घोड़े चलने लगे। जब जोनाथन ने पीछे मुड़कर देखा तो पुराने यात्री क्रॉस का निशान बना रहे थे। फिर ड्राइवर ने अपनी चाबुक चलाई और अपने घोड़ों को पुकारा और वो बुकोविना के रास्ते पर तेजी से निकल गए। जब वो अंधेरे में गायब हो गए तो जोनाथन को एक अजीब सी ठंड और अकेलापन महसूस हुआ, मगर एक चोगा उसके कंधों पर डाल दिया गया और एक कंबल घुटनों पर रख दिया गया। और बग्घी वाले ने बहुत आदर के साथ कहा, रात ठंडी है मेरे साहब, और मेरे मालिक काउंट ने मुझे तुम्हारा पूरा ख्याल रखने को कहा है। सीट के नीचे देसी शराब है, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। बग्घी बहुत तेजी से सीधे आगे बढ़ी। फिर उन्होंने एक पूरा मोड़ लिया और एक और सीधे रास्ते पर गए। जोनाथन को लगा कि वो बार बार एक ही जगह पर घूम रहे हैं, इसलिए उसने कुछ खास जगहों को नोट किया और पाया कि यह सच था।
वो ड्राइवर से पूछना चाहता था कि यह सब क्या था, मगर उसे डर लग रहा था। कुछ देर बाद उसने एक माचिस जलाई और उसकी लौ में अपनी घड़ी देखी। आधी रात होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। इससे उसे एक झटका लगा, क्योंकि आधी रात के बारे में उस बूढ़ी औरत ने बहुत अजीब बातें बताई थीं। ये सब इतना अजीब और रहस्यमयी था कि उसके ऊपर एक भयानक डर छा गया और वो बोलने या हिलने से भी डर गया। सामने चढ़ावदार रास्ता था तो घोड़े पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ कि ड्राइवर एक विशाल किसी किले के आंगन में घोड़ों को रोक रहा है। उसकी ऊंची काली खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी और उसकी टूटी हुई दीवारें आसमान के खिलाफ एक नुकीली रेखा बना रही थीं। अंधेरे में आंगन काफी बड़ा लग रहा था और क्योंकि कई अंधेरे रास्ते बड़े बड़े गोल मेहराबों के नीचे से जाते थे, तो शायद ये जितना था उससे बड़ा लग रहा था। जब गाड़ी रुकी तो बग्घी वाला नीचे कूद गया और जोनाथन को उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक बार फिर जोनाथन उसकी जबरदस्त ताकत को महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसका हाथ सचमुच एक स्टील के शिकंजे जैसा था, जो अगर वो चाहता तो मेरा हाथ कुचल सकता था। फिर उसने मेरा सामान लिया और उसे जमीन पर मेरे बगल में रख दिया, जहां मैं एक बड़े दरवाजे के पास खड़ा था, जो पुराना और बड़े बड़े लोहे की कीलों से जड़ा हुआ था। ये एक बड़े पत्थर के दरवाजे में लगा हुआ था। हल्की रोशनी में भी वो देख सकता था कि पत्थर पर बहुत शानदार नक्काशी थी, मगर समय और मौसम ने उसे बहुत खिस दिया था। जब वो खड़ा था, बग्घी वाला फिर से अपनी सीट पर चढ़ा और लगाम हिलाई। घोड़े आगे बढ़े और बग्घी और सब कुछ एक अंधेरे रास्ते में गायब हो गया। जोनाथन जहां था वहीं चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। न तो कोई घंटी थी, न ही कोई दरवाजे की खटखटाने वाली चीज। इन डरावनी दीवारों और काली खिड़कियों से उसकी आवाज का अंदर पहुंचना मुमकिन नहीं था। उसने अपनी आंखें मसलना और खुद को चुटकी लेना शुरू किया, ये देखने के लिए कि क्या मैं जाग रहा हूं। ये सब उसके लिए एक भयानक सपने जैसा लग रहा था और उसे लगा कि काश ये सपना टूट जाए और वो खुद को घर पर में पाए। वो अपने ख्यालों में खोया था कि पीछे से एक भारी कदम की आवाज आई और दरारों से एक आती हुई रोशनी की चमक दिखी। फिर जंजीरों के खनकने और एक चाबी के मुड़ने से एक जोरदार आवाज आई और वो बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर एक लंबा बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी लंबी सफेद मूंछों के सिवाय उसका चेहरा पूरी तरह से साफ था और वो सर से पांव तक काले कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में एक पुरानी चांदी की बत्ती थी, जिसमें लौ बिना चिमनी या शीशे के जल रही थी और खुली हवा में कांपते हुए लंबी हिलती हुई परछाइयां बना रही थी। बूढ़े आदमी ने अपने दाएं हाथ से एक शाही अंदाज में मुझे अंदर आने का इशारा किया और बहुत अच्छी अंग्रेजी में मगर एक अजीब अंदाज में कहा, वेलकम टू माई हाउस, ये आपका अपना घर है। वो जोनाथन से मिलने के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा, जैसे उसके स्वागत के इशारे ने उसे पत्थर में बदल दिया हो। हालांकि जैसे ही जोनाथन ने दरवाजे के ऊपर से कदम रखा, वो अचानक आगे बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर जोनाथन का हाथ इतनी ताकत से पकड़ा कि वो सिहर गया, क्योंकि उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था, एक जिंदा आदमी की जगह एक मरे हुए आदमी के हाथ जैसा। उसने फिर से कहा, कम इनसाइड विथ मी माय डियर फ्रेंड, आज़ादी से अंदर आओ और उस खुशी का कुछ हिस्सा यहाँ छोड़ जाओ जो तुम अपने साथ लाए हो।
काउंट ने दरवाजा बंद किया और कमरे को पार करके एक और दरवाजा खोला जो एक छोटे कमरे में जाता था, जिसमें एक ही बत्ती जल रही थी और जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। यहां से गुजरते हुए उसने एक और दरवाजा खोला और जोनाथन को अंदर आने का इशारा किया। ये एक आरामदेह नजारा था क्योंकि यहाँ एक बड़ा बेडरूम था जिसमें अच्छी रोशनी और एक और कैंप फायर थी जिसे भी अभी अभी भरा गया था क्योंकि ऊपर की लकड़ियां ताजी थीं। काउंट खुद जोनाथन का सामान अंदर छोड़कर चला गया। दरवाजा बंद करने से पहले उसने कहा, मिस्टर जोनाथन, आफ्टर योर जर्नी यू विल नीड टू बी रेडी टू रिफ्रेश योरसेल्फ। आई होप कि तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। व्हेन यू गेट रेडी तो दूसरे कमरे में आना जहां तुम्हें तुम्हारा रात का खाना तैयार मिलेगा।